There are three major couples around whom the story revolves. मतलब हमारे सामने तीन मेजर कपल है, ठीक है। अच्छा, तीन क्यों बोला और नीचे तो चार दिए हैं, तो उसका एक सिस्टम है वो हम बताएंगे। डोरोथिया ब्रूक एक लेडीज है, एक गर्ल है, ये समझ लो, ठीक है। एक लड़की है 17 साल की, जिसकी शादी होती है फर्स्ट मैरिज एडवर्ड कैसेबॉन। शादी कैसे होती है इसकी? एडवर्ड कैसेबॉन, ठीक। ये है अधेड़ उम्र का, लगभग 40 से ऊपर, और ये 70, ठीक है। फिर है टर्सियस लेजेट, जिसकी शादी होती है रोजामंड विंसी। यहाँ पे ये भैया मेल और ये फीमेल है, ठीक। फिर है मैरी गार्थ, जिसकी शादी होती है फ्रेड विंसी से। मैरी गार्थ कौन है? ये आई थिंक ये डोरोथिया की सिस्टर है। ये जो विंसी है, फ्रेड है, ये फ्रेड कभी डोरोथिया से शादी करना चाह रहा था, लेकिन की शादी उससे नहीं होती, और डोरोथिया किससे शादी कर लेती है? कैसेबॉन से, जो कि एक रिसर्च फेलो है। रिसर्च फेलो क्या कंडीशन होती है? एक साइंटिस्ट होता है जो एक रिसर्च करता है एक टॉपिक को लेके, हाँ, रिसर्च में उसको शामिल करे, लेकिन वो बड़ा स्वार्थी निकलता है और वो बंदा उसको वेंट पे नहीं डालता, तो मरने से पहले भी नहीं देता, और अपनी बिल में से भी कुछ नहीं देता। मतलब नहीं, इससे पता चलता है कि समझ में कैसे कैसे लोग होते हैं, है ना। अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कि लड़कियां कितनी मतलब ये मूर्ख होती है इस एज पे। बहुत इंटेलिजेंट है वो, सब बहुत इंटेलिजेंट होना चॉइस हमेशा सही थोड़ी होती है। आज भी बहुत सारी, इसलिए ये नाटक बताता है कि आप इस एज में जो मूर्खता करते हो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए इस एज में, इसलिए तो हम ये नाटक पढ़ रहे हैं। मिडिल मार्च हमें आपको सिखाता है ये। देखो क्या नाम है उसका, कटौती में जवानी ही है। दस तो अपनी यहाँ पढ़ती थी, वो पढ़ती थी यार, वो दीदी सर के दो जैसा उनकी भांजी, तो पीछे कॉलेज में पढ़ी है वो, कॉलेज में अभी है, वो लिटरेचर पढ़ती थी, हम लोग पढ़ते थे। अब मेरे ये मूड पे कर दी, लव मैरिज हो गई अभी तो, और टूटने की कगार पे तक आ गई अब। गलती सबसे बड़ी थी, ये अकेली नहीं है, सबसे बड़ी है, फिर एक बहन है और फिर एक भाई है। कर दी मूर्खता, कर ली, और बस लो भाई, अब परिणाम ये है। अभी किए कि तो लगती नहीं। चलो यहाँ से समझो, why matrimony is the only thing which can give static life to the woman। देखो स्लाइड में सो, हाँ, अपन पोस्ट करके रखे थे उसको। चलो हाँ देखें, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि उस समय, जिस समय ये नोवेल लिखा गया, क्यों शादियां मायने रखती थी। मतलब किसके लिए? एक औरत के लिए। मतलब अगर उसकी शादी अच्छे परिवार में है तो जीवन अच्छा, बुरे परिवार में है तो जीवन बुरा। मतलब कैसा अच्छा बुरा? अच्छा बुरा ऐसे कि उसके पास कितना बस क्या है, समझ में रहता है क्या है क्या नहीं, क्योंकि औरत को उसकी पिछला गुई बन के रहना है। उस समय पे सेल्फ डिपेंड वुमेन कम होती थी, समझ रहे? हस्बैंड जो है उससे ही आपकी पहचान है, सीधी बात। तुम सिर्फ पत्नी हो, हस्बैंड को जो स्टेटस वो तुम रो रहे हैं, तुम खुद से कछु करो वो चाहो तो नहीं कर पा रहे, जीवन खत्म है, तुम रो। जैसे आज अपने यहाँ तो ये है कि भाई हस्बैंड से तुम्हारी शादी हुई दो गरीबों की, उसमें मान लो कि वाइफ ने अगर पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली, तो यहाँ पे मतलब को मौका मिला, उसने कर लिया। यहाँ लेकिन ये है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि हस्बैंड
अगर गरीब है तो आपको वो काम करने नहीं देगा, हस्बैंड आपको काम करने ही नहीं देगा, क्योंकि आप सिर्फ उसके घर की चूल्हा चौके वाली हो। समझी? इंग्लैंड में थी ये कंडीशन, अपन इंडिया में है अब। समय भी पूरी दुनिया में खराब थी औरतों की कंडीशन, इसलिए जितने भी ग्रंथ लिखे गए ना, सब में ही वुमेन को इंफीरियर बताया ना। सब में नहीं कह सकते, कुछ में इंफीरियर कैसे, एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में मेल को सुप्रीम बताया, मेल के ही पार्ट से वुमेन को पैदा करना, तो ये पता चलता है आप वुमेन को किस स्टेटस पे लाते। भाई तो मुस्लिम रिलीजन में ऐसी बहुत सारी कहानियां हिंदू रिलीजन में भी मिलती, समझ रहे? स्टेशन के बाद भी हमारे इंडिया में घोर वुमेन्स की कमी नहीं है। श्री राम के 16 सोमवार को व्रत, है ना, वो भोलेनाथ के होते जा रहे, मैहर जा रहे हैं, हम ये करेंगे, ओ भगवान जय। नहीं, भगवान के पास जाना अच्छा है, अंध भक्त बनना बुरा। पढ़ाई छोड़ के तुम पूजा पाठ कर रहे तो खत्म, मानसा बढ़ती। घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं, थोड़े से स्टाइलिस्टिक भगवान लगा था। अच्छा, उनको जो फैशन ट्रेंड, उनको फैशन ट्रेंड थोड़ा सा अलग है ना, आजकल की जो वेशभूषा है ना, जो फॉरेन वेशभूषा वहां से मैच करा तो उनको में पल्ले साथ क्या करो भाई, ध्यान रखने जाओ हाथ को दस में ही वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, समझ गई। इंटेलिजेंट थ्रू डोमेस्टिक लाइफ रिमेन हर वर्ल्ड, इंटेलिजेंट होना ठीक है, दो, हालांकि डोमेस्टिक लाइफ रिमेन हर वर्ल्ड, वो भले ही इंटेलिजेंट हो लेकिन हर पारिवारिक जीवन ही उसका दुनिया रहती। He remains fully depend on first father, पहले फादर के पास वो फुली डिपेंडेंट, मतलब हाँ फुली डिपेंडेंट होगी, एंड देन हस्बैंड, मतलब पहले पापा पर डिपेंड रहे हो, शादी भाई तो हस्बैंड पर। हाँ हाँ, सही है, वुमेन्स को किसी पे डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए, ये तो बोलते हैं कि बाहुबली बनो, नॉलेज के दम पे ज्यादा ऊंचा पड़ करने की भी मौका मत दो, ज्ञानवान बन। है ना, इलियट्स कंसर्न अबाउट व्हाट, इलियट्स आखिर बात किस चीज की करना चाहते हैं, तो ये बात करना चाहते हैं, टू हेल्प वाज द ओनली पर्पस ऑफ डोरोथिया टू मैरी कैसोबन, ना, मतलब ये चाहते हैं कि इनका एक ही पर्पस है, हेल्प, एक मिनट रुको ना, टू हेल्प वाज द ओनली, मतलब मदद वाज द ओनली पर्पस ऑफ डोरोथिया टू मैरी कैसोबन। हाँ, मतलब यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं इलियट्स, ये कहना चाहते हैं कि नाटक आखिर है किस बारे में, तो ये नाटक है हेल्प के बारे में, टू हेल्प, मतलब इसमें क्या है, डोरोथिया सिर्फ क्या चाहती है, कैसेबोन से शादी इसलिए करना चाहती है कि ताकि ये उसकी मदद कर सके, और उसके काम से इसको भी कुछ फायदा, बिल्कुल, आपसे पॉइंट हम मिस कर रहे थे, मतलब मदद करना, और इसीलिए उसके साथ शादी करती है ताकि मैं हम मिलके ये कुछ हम मुझे प्रोडक्ट में हेल्प करें, मेरे प्रोजेक्ट में भी। तो डिड इलियट ट्राई टू क्रिटिसाइज पेट्रियार्कल सोसाइटी ऑफ हर टाइम, तो ये बोला है कि
अब यहाँ ये क्वेश्चन है, पहला भी क्वेश्चन ही था, है ना, कि क्या वो हेल्प की वजह से शादी करना चाहती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे जो हमारे एलियट हैं वो पैट्रियार्कल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब करते थे। फिर अगला है, व्हाट इज द प्राइम कंसर्न ऑफ एलियट्स टू पोर्ट्रे वुमेन इन सब्जुगेट वे इन हर नॉवेल, है ना। एक सेकेंड, तो देखो, व्हाट इज द प्राइम कंसर्न, प्राइम कंसर्न मतलब वो मुख्य बात क्या है जिसमें एलियट्स पोर्ट्रे द वुमेन इन सब्जुगेट वे, मतलब किसी वशीभूत वे में इन द नॉवेल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एलियट है वो वुमेन्स को किस चीज से वशीभूत मानते हैं इस नॉवेल में। तो हमें यहाँ पता चलता है कि वुमेन अनसिक्योर फील करती है पूरे नॉवेल में, इसलिए हर एक वुमेन किसी न किसी से रिलेशन में रहना चाहती है ना। देखो, हर एक वुमेन, डोरोथिया भी उससे तो मतलब शादी करती है, ठीक है। और सभी सभी वुमेन्स की शादियां भी होती हैं। वाई मैट्रिमनी रिमेन द ओनली फेट ऑफ द वुमेन, क्यों शादी विवाह ही औरतों की एकमात्र भाग्य होता है। शादी विवाह, है ना। ओनली फेट मतलब एकमात्र भाग्य, मतलब किसी भी लड़की का एकमात्र भाग्य यही है कि आपको और कुछ नहीं। शादी करना बुरा नहीं है, शादी का सिस्टम बुरा है। अपने यहाँ शादी का सिस्टम बुरा है। देखो, अपने यहाँ पे एक सबसे गंदी बात क्या है, शादी हो गई तो एक औरत लाइफ टाइम, चाहे वो उसका हस्बैंड उसको पीटे, मारे, घसीटे, धसोड़े, तुम कुचला कर दे, वो उन्हीं की वाइफ बन के रहे। और जब वो वुमन ये सहती है तो हस्बैंड समझता नहीं है कि क्या है। अगर वो एक बार उसका प्रतिकार करे तो शायद उस हस्बैंड को ये एहसास दिलाए कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम ये गलत है, इस वजह से गलत है, वैलिड रीजन। शायद हस्बैंड अगली दूसरी बार मानने से पहले सोचे कि नहीं यार, गलत तो है। जनरल डिस्कशन में देखा है, ये बातें समझ में आती हैं। कोई बोल दे कि ये सच है तो सच है, कि वुमेन के सेक्रीफाइस वो बताना चाहिए उसको, हस्बैंड को, उसकी ड्यूटी है हस्बैंड को बताना। कई बार हस्बैंड को नहीं आता समझ में, अच्छे हस्बैंड्स को नहीं आता, बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते वो, क्योंकि वो खुद ही उलझे रहते हैं अपने काम। तो लड़के बता देना चाहिए, लड़के बता देने से उसको दूसरी बार याद आता है कि नहीं तो सही है, अगली बार से मानता नहीं है, कम से कम खुशी खुशी तो रहते हैं। अब वो मूर्ख होते हैं। मैं से मुंह चला रही तो मैं से मुंह चला रही बारे में मूर्ख ही होते हैं। वे तो फिर उनके संगत फिर आपकी शादी गलत करवाई गई है आपके जो फैमिली वालों ने, और आपसे कंसर्न नहीं किया। जब भी आपकी फैमिली आपसे पूछे तो आपको चाहना चाहिए वक्त। ठीक, ये ओके। अबाउट द नॉवेल, आइए हम लोग पढ़ते हैं इस नॉवेल के बारे में। चलो देखें। पढ़ा अपने को ना कहानी समझ में आ जाता है। हम लोगों को पूरी इमेज आबाद ही निकल गई थी तब तक, पॉइंट ऑफ व्यू, नरेशन स्टाइल जो है, नरेटिव स्टाइल, वो क्या होता है बहुत बाद में पता चला। वो तो कम से कम वक्त पे पता चल गया। देखो, अबाउट द नोवेल, मिडिल मार्च, सेटिंग ऑफ द नोवेल, प्लॉट ऑफ द नोवेल, थीम ऑफ द नोवेल, रिलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, क्राउड ऑफ द कैरेक्टर्स। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस होगा।
चलो ये ठीक है। बस पहला पॉइंट है सेटिंग ऑफ द नॉवेल। इन द मिडिलमार्च novelist returned once again in the English Midland, in which her girlhood had been past, which had fertilized her imagination. मतलब हमारे इस नॉवेल में जो नॉवेलिस्ट है, राइटर है, वो अपने बचपन में यहाँ पे वो लड़की गर्ल्सहुड हुआ करती थी और वो वक्त निकल गया है ना। फर्टिलाइजर में अपनी इमेजिनेशन को क्या करती है वो, राइटर जॉर्ज इलियट है जो कि एक वुमेन है, तो ध्यान रखना है हमें ये। तो हाँ, लोकेशन ऑफ द मिडिल मार्च हैज बीन लेफ्ट। इसकी लोकेशन अभी भी हमें पता, मतलब पूरे नॉवेल में पता नहीं चलती और अननोन है। मतलब मिडिल मार्च तो शहर का नाम है, ठीक है, लेकिन ये क्या वास्तव में ये एग्जिस्ट करती है ये जगह? तो ये जगह एग्जिस्ट नहीं करती, ये फिक्शनल टाउन है, ठीक है। कौन सा टाउन है? फिक्शनल। द सेटिंग हैज नॉट बीन प्रिसाइजली डिस्क्राइब, मतलब इसकी जो सेटिंग है वो प्रिसाइजली डिस्क्राइब नहीं है, एज इज द केस विद द अदर अर्ली नॉवेल्स लाइक। और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह, जो पुराने केसेस की तरह, मतलब पुराने जो कुछ वर्क्स रहे उन्हीं की तरह है, जैसे एडम बेड में ना, फिर सिलास, हाँ, साइलिस मार्नर एंड द बेलोंदा। मतलब इसने अपने सारे वर्क्स में बात को सीक्रेट रखा है। क्या तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि इसने लोकेशंस को फिक्शनल रखा, इमेजिनेटिव ही क्यों रखा? इमेजिनरी सिटी है तो क्यों किया उसने ऐसा, बताओ? का एक वैलिड रीजन है, बहुत खास। अगर तुम लोग दे दी तो नोबेल समझ जाओगी का आंसर हम बता चुके। क्यों ने लोकेशन को अननेम्ड रहने दिया, या फिक्शनल मतलब मनगढ़ंत बना के कोई भी लोकेशन बना के? शिवानी बताओ। चलो अपन देखें, अब अपन इसको देखें आगे। तो इसका एक ही जवाब है कि ये इसलिए इनने ये सारी लोकेशंस करी हैं क्योंकि नहीं, क्योंकि उस समय पे वो नॉवेल्स को अगर ये किसी लोकेशन हिंट कर देती, लोग इससे कनेक्ट करते, कहीं ना कहीं इसको पकड़ लेते। अगर ये पकड़ में आ जाती, सजा तक हो जाती, और कोई इसके वक्त तो पढ़ना तो दूर, आज ये बुक डली होती किसी कोने में और सारे पब्लिशर तक छापते ही नहीं थे। पब्लिशर भी समझ जाता कि ये तो कोई लेडीज है, तब तो इसने एकदम एग्जैक्ट सिटी का नाम दिया। समझ गई? इस सब में और मिलो इन द फ्लोस तुम लोग, क्या पता पढ़ने तो बहुत समय बाद मिलेगा, लेकिन देख लेना यूट्यूब पे, 2-3 वीडियो देखना, साथ समझ जाओ। ताकि सब बहुत गहराई से समझने का काम है। हमें मजा आ गया था। चलो प्लॉट की बात करें, रोजामंड लिजेट स्टोरी है ना, दो की इनकी स्टोरी है, डोरोथिया कैसेबॉन एंड लेडिस्लॉ की स्टोरी है। फिर बलस्ट्रॉड एपिसोड, मतलब बलस्ट्रॉड की भी कहानी है, एंड फ्रेड विंसी, मैरी गार्थ की स्टोरी, इन 3-4 लोगों की स्टोरी है ये बेसिकली। वी कैन सी देयर वर क्राउड ऑफ कैरेक्टर इन मिडिल मार्च। मतलब हम यहाँ पे कैसे दिया था, क्राउड ऑफ मिडनाइट, हाँ, मतलब कैरेक्टर्स का क्राउड देखते हैं, क्या देखते हैं? भीड़, है ना। रियलिटी भी यही है, भीड़ लगी रहती है, एक के बाद एक कैरेक्टर आते जाते हैं। तो अपन ने सिस्टमेटिक इस कहानी को समझा है, नहीं तो ये कहानी बहुत हौच ही पौच है अपन ने
तो डोरोथिया ब्रूक, डॉक्टर टर्सियस लिजेट, एलिसिया ब्रूक, फ्रेड विंसी, मिस्टर ब्रूक, मैरी ग्राथ, एडवर्ड कैजिबॉन, कैलेब ग्राथ, रोजामंड विंसी, मिसेस ग्राथ, ये सब लोग। ठीक, चलो लास्ट देखें। द कैनवास ऑफ द मिडिल मार्च, द कैनवास ऑफ मिडिल मार्च इज अ क्राउडेड, मतलब वो जो नाटक जहाँ चलता है एकदम भीड़ भाड़ वाला है, मतलब कैरेक्टर एक के बाद एक आते रहते हैं, ये बहस चल रही है, कहानी चल रही है, एक के बाद एक कहानियों में घुसे पड़े हैं। 100 minutes printed page, sorry, one of it is a long novel running into over 800 minutely, मतलब 800 मिनट तक प्रिंटेड पेज इन द पेंगुइन एडिशन, मतलब 800 मिनट तक लगातार प्रिंट हुए इस एक नॉवेल को छपने में टाइम लगता है। की मोटी बुक होगी, ठीक, so that all of them cannot even be named in the space, मतलब वहां पे इसके अलावा इतने कैरेक्टर भरे हैं कि और दूसरी चीजों के लिए जगह ही नहीं है। मजा ये कि अपन ने पढ़ा नहीं है, अपन ने सिर्फ कहानी सुनी, अगर पढ़ने बैठे ना शायद उसमें 50-60 कैरेक्टर मिले। मुख्य ये है, अभी तुम लोगों ने क्या है, कोई रियल नॉवेल नहीं पढ़ा है, पढ़ोगी ना तो एक के बाद एक कैरेक्टर घुस जाते हैं बीच में, बात करके समझो तो अरे ठीक। चलो इस पॉइंट का कंक्लूजन, द बुक इज फुल ऑफ हाई फीलिंग, विजडम एंड एक्यूटनेस, मतलब विजडम मतलब कैसा, हाँ, मतलब बुद्धिमत्ता की, और एक्यूटनेस मतलब, देखो एक मिनट, एक्यूटनेस ठीक है, मतलब बुद्धिमत्ता और तेजपन, तीक्ष्णता का है ये। इट कंटेन सम ऑफ द मोस्ट मूविंग ड्रामेटिक सेंस इन आवर लिटरेचर, तब ये एकदम ड्रामेटिक सीन क्रिएट करता है हमारे लिटरेचर में, मतलब हम पढ़ते हैं तब भी हमें लगता है कि सामने नाटक चल रहा हो जाए। ठीक, चलो हम इसको फिलहाल इतना ही करेंगे, ये इसके आगे स्टडी ऑफ द प्रोविंशियल लाइफ है ना, ये दूसरी चीज समझे दूसरे तरीके से। ठीक, हाफ ऑफ द स्लाइड इज डन।